सोचिए, क्या होता है जब कोई देश एक हथियार बनाता है और फिर वही हथियार पलटकर अपने बनाने वालों पर ही वार कर देता है। आज हम इलियास कश्मीरी की कहानी से पर्दा उठाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो एक जांबाज सैनिक से शुरू होकर दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों में से एक बनने तक जाती है और फिर अपने ही पुराने आकाओं का शिकार करने निकल पड़ती है। तो चलिए इस सफर को समझते हैं। देखेंगे कि कैसे एक सैनिक इतना क्रूर बना, कश्मीर में उसका क्या रोल था, कैसे वो अपने ही देश के खिलाफ हुआ, फिर अलकायदा का ग्लोबल कमांडर बना और आखिर में कैसे शिकारी खुद शिकार बन गया। देखिए, इलियास कश्मीरी को समझना है ना, तो हमें शुरुआत एक ऐसे बर्बर वाक़ये से करनी होगी जो उसकी पहचान बन गया। ये एक ऐसा काम था जो न सिर्फ उसकी क्रूरता दिखाता है, बल्कि उसे बनाने वाले मुल्क के साथ उसके उलझे हुए रिश्ते की पूरी कहानी बयान कर देता है। तारीख थी 27 फरवरी साल 2000। जगह कश्मीर का राजौरी सेक्टर। रात का अंधेरा गोलियों की आवाज से फटा जा रहा था और इसी भारी गोलाबारी की आड़ में पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस की वर्दी पहने करीब 25 आतंकवादियों की एक टीम चुपके से लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गई। और इस टीम को लीड कर रहा था इलियास कश्मीरी। उस रात उसने जो किया वो अकल्पनीय था। उसने जंग के हर नियम को तोड़ा और अपनी पहचान हमेशा के लिए काले अक्षरों में लिख दी। और यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कश्मीरी उस कटे हुए सिर को एक ट्रॉफी की तरह सीधा पाकिस्तान के हुक्मरान जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ले गया। और पता है, रिपोर्ट्स के मुताबिक मुशर्रफ ने क्या कहा? उन्होंने उसकी तारीफ की। बस यही वो पल था जिसने कश्मीरी को एक स्टेट स्पॉन्सर्ड किलर के तौर पर स्थापित कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इतना खतरनाक कैसे बन गया? चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यह हथियार जिसे पाकिस्तान ने खुद गढ़ा था, आखिर बना कैसे। कश्मीरी का कट्टरपंथ की तरफ जाना बहुत तेजी से हुआ। उसने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, एक कट्टरपंथी मदरसे में चला गया और बस वहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी ISI की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने उसे भर्ती किया और एक हथियार की तरह तराशना शुरू कर दिया। सोवियत अफगान जंग के बाद पाकिस्तान ने अपने इस नए नवेले हथियार को सीधा उस मैदान में उतार दिया जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था, कश्मीर। साल 1991 में उसे हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, जिसे हुजी भी कहते हैं, उसका कमांडर बनाया गया। लेकिन कश्मीरी सिर्फ हुक्म मानने वालों में से नहीं था। नहीं, उसने अपनी खुद की एक खूंखार यूनिट बनाई, ब्रिगेड 313। ये यूनिट अपनी बेरहमी के लिए जानी जाती थी और इसने कश्मीर घाटी में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। कश्मीरी के काम करने का तरीका भी बड़ा बेखौफ था। उसने अपहरण की साजिशें रची। एक पुलिस रेड में तो वो गिरफ्तारी से बाल बाल बच निकला और जब वो आखिरकार पकड़ा भी गया तो उसने भारत की एक हाई सिक्योरिटी जेल से ऐसी फरारी की कि वो एक कहानी बन गई। लेकिन फिर 11 सितंबर 2001 को ट्विन टावर्स पर हमला हुआ और पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। और इस बदलाव का असर इलियास कश्मीरी पर भी पड़ना था। अब उसके और उसके आकाओं के बीच का रिश्ता टूटने वाला था। तो हुआ ये कि 9/11 के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर छेड़ दिया और इसके चलते पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ को अमेरिका का साथ देना पड़ा। अब अचानक से इलियास कश्मीरी जैसे जिहादी, जो कभी उनके लिए एक एसेट थे, अब एक लायबिलिटी, मतलब एक बोझ बन गए थे। अब एसआई ने अपने इस सबसे कीमती हथियार को काबू में करने की कोशिश की। उन्होंने हुक्म दिया कि कश्मीरी अपनी ब्रिगेड 313 को एक दूसरे गुट में मिला दें। कश्मीरी ने साफ मना कर दिया। और ये सिर्फ नाफरमानी नहीं थी, ये बगावत थी। इतनी बड़ी बगावत कि 2003 में उसने खुद मुशर्रफ पर एक जानलेवा हमले की कोशिश की। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया और जब वो 2007 में बाहर आया तो वो एक बदला हुआ इंसान था। उसका गुस्सा अब एक ऐसी आग बन चुका था जो सिर्फ पाकिस्तान या कश्मीर तक ही सीमित नहीं रहने वाला था। ये आग अब पूरी दुनिया में फैलने वाली थी। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद पर हुई खूनी मिलिट्री कार्रवाई उसके लिए आखिरी कील साबित हुई। कश्मीरी ने पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ खुलेआम जिहाद का ऐलान कर दिया और वो सीधा जा मिला उसामा बिन लादेन से। मतलब एक रीजनल लड़ाका अब अलकायदा का ग्लोबल कमांडर बन चुका था और अलकायदा के ग्लोबल कमांडर के तौर पर उसका असर वाकई विनाशकारी था। मुंबई के 26/11 हमले हों, पुणे की जर्मन बेकरी का ब्लास्ट हो, डेनमार्क का मिकी माउस प्लॉट हो या अफगानिस्तान का कैंप चैपमैन हमला, इन सब के पीछे उसी का दिमाग था। लेकिन अफगानिस्तान में कैंप चैपमैन पर हमला, जहां 7 टॉप CIA अफसर मारे गए थे, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी।
इस हमले के बाद उसने सीधे सीधे अमेरिका से दुश्मनी मोल ले ली थी। अब वो सिर्फ एक आतंकवादी नहीं था, वो अमेरिका का टारगेट नंबर 1 बन चुका था। अगस्त 2010 में ये बात ऑफिशियल भी हो गई। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया और उसके सर पर $50 लाख का इनाम रख दिया। अब असली शिकार शुरू हो चुका था। ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद तो जैसे कश्मीरी को ढूंढने की मुहिम और भी तेज हो गई। और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये था कि जिस आईएसआई ने कभी उसे बनाया था, अब वही आईएसआई सीआईए को उसकी लोकेशन के बारे में जानकारी दे रही थी। और फिर वो रात आई, 3 जून 2011। ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के ठीक 1 महीना और 1 दिन बाद एक अमेरिकन प्रेडेटर ड्रोन ने अपना निशाना साधा और आसमान से बरसी मिसाइलों ने इलियास कश्मीरी की कहानी का हमेशा के लिए अंत कर दिया। इलियास कश्मीरी तो मारा गया, लेकिन उसकी कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल पीछे छोड़ गई। जब कोई देश आतंक का कोई हथियार बनाता है, तो क्या वह सच में ये कंट्रोल कर सकता है कि उस हथियार का अगला निशाना कौन होगा? ये सोचने वाली बात है ना?